जनाब वाले अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे रहे हालात मौक़ के बाद? तीन तरह के बच्चे होंगे, या कहेंगे सर सब कुछ आता है, या कहेंगे सर कुछ भी नहीं आता, या कहेंगे सर अभी लग रहा है कि कुछ कुछ आता है और लग रहा है कि कुछ कुछ नहीं आता। तो आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? कुछ कुछ अच्छा 37% आता है, 80+ नहीं आता, आता है 90% आता है। किसी का रह गया आज पूरे पेपर का, अगर किसी का नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 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 काफ़ी हुआ। मगर ऐसा क्यों? 100% पेपर आप लोग पूरा क्यों नहीं कर पाए? इतना लेंथी पेपर तो नहीं था, लेंथी था, पर्पसफुली लेंथी रखा हुआ था ताकि आप थोड़ा सा अपने हाथ की स्पीड के ऊपर भी आज काम करें। तो शुरू करते हैं डिस्कशन इसकी। मगर रूल्स तो हमारे वही थे कि जब आपके पास ये पेपर आया तो आपने सबसे पहले क्या तलाश किए होंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। जी आगे आता है यार, मैंने मुझे लगाया हुआ। तो सबसे पहले फिर आपने तलाश किए कि मुझे वो सवाल मिल जाए जहां से मैं सारे नंबर हासिल कर लूं। और मज़े की बात है कि ICAP में भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको एक सवाल आता है आखिरी, और उसमें आपको सारे क्या आते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नज़र आ रहे होते हैं। और अगर मैं इनको काउंट करूं 20 नंबर, तो यानी कि तकरीबन 1/5 ऑफ पेपर तो यहाँ पे आपका छुपा हुआ था। और ये तो हासिल करना आसान था। मतलब आई विल बी शॉक्ड कि आपको ना पता हो व्हाट इज स्केप्टिसिज्म। आई विल बी शॉक्ड अगर आपको ये ना पता हो कि कब कब SSCP ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। आई विल बी शॉक्ड अगर आपको 6 फिजिकल कंट्रोल्स के बारे में ना हो। इसी तरह व्हाट इज एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़। इसी तरह 2 एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स चैप्टर 1 मिसस्टेटमेंट्स से ये 20 नंबर मुश्किल थे, या थे? आज सच बोलना, आज झूठ नहीं बोलना, आसान थे। तो ये 20 नंबर तो लिए जा सकते थे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यार पेपर लेंथी था, तो कम से कम पहले घंटे में जो आपको सवाल कर लेना चाहिए था पूरा, इन अराउंड 30 मिनट्स टाइम पीरियड, दैट शुड बी दिस क्वेश्चन। क्योंकि इसमें आपको सोचना तो था ही नहीं, इसमें आपने बस पेन खोलना था और लिखना शुरू कर देना था। तो आई होप कि ये 20 नंबर तो आपने भरपूर जोश के साथ लिए होंगे, और 20 में से 70% तक हासिल हो जाने चाहिए। तो चले मैं इसमें 14 मार्क्स ऑन एवरेज आपकी सपोर्ट के लिए रख देता हूँ। कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे, कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे जिन्होंने शायद 80% तक गए हों, कुछ 90% तक भी होंगे, मगर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि अराउंड 50-60 रहे हैं। तो ऑन वेरी एवरेज आई गेस 70% सीम्स ओके। ऐसे ही फिर एक बहुत मज़े का सवाल जो कि आपको पहले घंटे में कर लेना चाहिए था, दैट वाज कोड ऑफ एथिक्स। एक ऐसा सवाल जिसमें आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 थ्रेड्स देखने को मिल रहे थे। 5 थे, 5 भी थे, 5वां भी था। आप भी साबित करते हैं। तो 5 थ्रेड्स आपको एक ही सवाल में अवेलेबल कर दिए थे ताकि आपका हौसला बने कि ICAP में भी ऐसा सवाल आता है जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल थ्रेड्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो सवाल का सबसे पहला थ्रेड आपको मिल जाता है यहाँ पे, पास्ट 5 years। यहाँ से निकलता है कौन सा थ्रेड? फैमिलियरिटी थ्रेड। उसके बाद बताया जाता है कि मदनी एक एक्सपीरियंस ऑडिट मैनेजर है
और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है डॉटर ऑफ सीएफओ के साथ। सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट भी है, फेमिलियरिटी भी है। अभी नहीं आएगा इंटिमिडेशन, अभी लाते हैं उसको भी। CFO plays a very key role in financial reporting process और ये प्रूव करता है कुछ मेजर ट्रांजैक्शंस एंड इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्कशन विद द ऑडिट टीम। Additionally, Mr. Daniel holds 55% of the company shares, making him controlling shareholder of the। अब मुझे बताएं, अगर इसकी बेटी के साथ शादी कर रहा है तो टेक्निकली ये शेयर्स किसके हो जाएंगे? इसी के हो जाएंगे। तो यहाँ से भी सेल्फ इंटरेस्ट निकलता। Meanwhile, the audit team has also been planning providing advisory services to EML, including assistance in financial restructuring and tax optimization। सेल्फ रिव्यू बनता है? Yes, sir. बनता है कि नहीं बनता? बनता है। आ रहा जल्दबाजी किस चीज़ की? Mandani was actively involved in these advisory services before assigning to the audit team. Additionally, it has come to the firm's attention that DSRs and company's junior audit associate was recently offered a senior accountant position. Self review भी, self interest भी। self interest ज़्यादा आता है इसमें। अच्छा जी, EMS management has been pressuring the audit team to accept aggressive revenue intimidation और Madani being newly assigned to this audit is hesitant to challenge management position strongly। ये वही intimidation वाली कहानी। तो 4 निकला। 5 में मैंने कुछ लिखवाया था आपको कि सवाल चीख के बोलेगा कि मैं हूँ और मुझे आज आप लोगों ने निकालना है। तो जहाँ पे वो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, एडवाइजरी सर्विसेज, दिस विल ब्रिंग यू एडवोकेसी थ्रेट। फिर आपने पता नहीं रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? ईच। आपने हर थ्रेड को अलग से बताना था, अलग से इवेल्युएट करना था और अलग से उसके सेफगार्ड्स बताने थे। तो ये 3 into 5 बनता है 15 नंबर। सिचुएशंस के मुताबिक उसमें फिर थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए, इसमें रेपुटेशन भी किया मतलब। आपको ये करना चाहिए था कि आप लिखते थ्रेट, ये थ्रेट क्यों है, उसकी सिग्निफिकेंस और उसका सेफगार्ड। बिल्कुल वैसे ही। लेकिन सर अगर सलाह जो मतलब ये कंबाइन किया हो लेकिन तरतीब वही हो। कंबाइन से क्या मुराद? मतलब कि पहले थ्रेट सारे आइडेंटिफाई किए हों, फिर सिग्निफिकेंस, फिर मतलब कि तो आपने जो सेफगार्ड लिखे होंगे फिर आपने एक दफ़ा लिखे होंगे। नहीं, ईच का वर्ड तभी था कि आपने हर थ्रेड के अगेंस्ट उसका अपना सिग्निफिकेंस, उसका अपना सेफगार्ड लिखना था। ईच क्या? हर थ्रेड की हेडिंग डाल के उस सेल्फ इंटरेस्ट लिख दिया, उसके नीचे बताना कि ये क्यों आया, फिर उसकी सिग्निफिकेंस, फिर उसके सेफगार्ड, फिर सेल्फ रिव्यू, फिर उसकी सिग्निफिकेंस, उसके सेफगार्ड, इंटिमिडेशन, उसको एक्सप्लेन किया, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके सेफगार्ड। तो कंबाइंड सेफगार्ड को फिर शायद एग्जामिनर इतना पसंद ना करे, और जहाँ पे आपके 5 नंबर बनते थे सेफगार्ड के, हर एक अलग अलग, और मज़े की बात है कि आप 5 को इकट्ठा कर भी नहीं सकते। जहाँ पे एक से ज़्यादा थ्रेड होना तो हर थ्रेड का अपना अपना सेफगार्ड बनता है। हाँ, अगर तो आपने उसके अंदर ये बाकायदा मेंशन किया है कि ये सेफगार्ड इस स्पेसिफिक थ्रेड के लिए है, फिर इट कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी। वो डिपेंड करेगा कि ऑडिटर कह रहा हूँ, एग्जामिनर जो है वो उस वक्त किस मूड में बैठा। तो बेहतर ये है कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट को फॉलो करना। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, दिस हाउ इट वॉज सपोज टू बी सॉल्व्ड। अगर आपकी बातें हो गई हों, ये देखें, सेल्फ इंटरेस्ट, उसका रेलेवेंट इशू,
उसके अगेंस्ट रेलिवेंट, सिग्निफिकेंस उसका अपना सेफ गार्ड, उसके बाद सेल्फ रिव्यू उसका इशू, उसकी सिग्निफिकेंस और उसका सेफ गार्ड। फिर आगे चलते जाएं, फेमिलियरिटी अलग, इंटिमिडेशन अलग और एडवोकेसी अलग। 15 नंबर थे भाई, 10 नंबर नहीं थे, 6 नंबर नहीं थे, 8 नंबर नहीं थे। तो आपको हर थ्रेड के लिए 3 नंबर दिए गए थे। सिचुएशन तो हमने कंबाइन ही की है ना। सो व्हाट, क्या एक लाइन में एक पॉइंट के अंदर चारों बातें फिट होती हैं? नहीं। जिस तरह अगर वो एग्रेसिव वाला पॉइंट दे रहा है तो इसमें सिर्फ क्या है? इंटिमिडेशन। तो अगर मैं इंटिमिडेशन थ्रेड में जाऊं, फर्स्ट करें, ये देखें, कंपनी की मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रही है ऑडिट टीम को एग्रेसिव रेवेन्यू पॉलिसी के ऊपर, और इस वजह से उनको चैलेंजेस पेश आ रहे हैं। देयरफॉर इट गिव राइज टू उसकी सिग्निफिकेंस और उसका सेफ गार्ड। पता है ऑडिट का पेपर फिर होने की एक रीज़न ये भी है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं चलते। तो दिस वाज सपोज टू बी आंसर इन दिस वे, नॉट कंबाइंड वे। तो अगर आपको आज अपनी गलतियां पता चल रही हैं तो ये अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए ज़्यादा देन कि आप डीमोटिवेट होंगे पहले सवाल से। हाँ जी, दोनों में ये बातें आएंगी। दोनों मतलब एक साथ देखने उसके लिए एक इवैल्यूएशन। अगर एक लाइन सुनो, अगर एक लाइन में 2 थ्रेड्स हैं, एक ही वजह से 2 थ्रेड्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था कहाँ पे बोला, डॉटर वाले में, ठीक है, तो यही रीज़न सेल्फ इंटरेस्ट में भी आएगी और यही रीज़न फैमिलियरिटी में भी आएगी। लेकिन हमने उसकी भी रीजन आइडेंटिफाई तो नहीं की ना कि उसकी शादी उससे हो रही है। की तो है, जब आप उस थ्रेड को एक्सप्लेन कर रहे हो तो रीज़न ही तो बता रहे हो। जब आपने लिखा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड तो क्यों लिखा? विद दिस रीज़न। जब आपने लिखा फैमिलियरिटी तो क्यों आई है? एंगेजमेंट की वजह से। तो ये सारी बातें वहाँ पे आनी थी और उसके बाद आपने सिग्निफाई करना था और उसके बाद आपने जी बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी वाले को सब भूल गए। एक होता है प्राइमरी थ्रेड, एक होता है, भूल भाल गए सारे बच्चे। आप में से जो रिवीजन में थे वो कौन से हैं? चलें दोबारा सुन लें। एक होता है प्राइमरी थ्रेड और एक होता है सेकेंडरी थ्रेड। प्राइमरी वो है जो कि सामने सामने आपको नज़र आ रहा है, सेकेंडरी वो जिसको आप बना सकते हैं विद लॉजिकल जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ वेरी करती है। खैर 15 में से अगर तो आपने कंबाइन किया तो फिर आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आईकैप ने भी इस तरह ईच के ऊपर बड़ा ही स्ट्रिक्ट एग्जामिनर कमेंट्स दिए हैं कि हम बच्चों से कुछ और मांगते हैं, बच्चा जो उसके माइंड में होता है वो लिख के आता है, फिर वो समझता है कि आईकैप फिल कर देता। तो इतने आसान 15 नंबर जो कि आप हासिल कर सकते थे, मतलब कम से कम 12 तो कहीं नहीं गए थे इस सवाल में, मगर आपकी प्रेजेंटेशन आपको मार दे सकती है। अल्लाह खैर करे। फिर एक सवाल आपको बड़े मजे का दिया था हमने, सैम्पलिंग वाला। ये सवाल किया, अटेम्प्ट किया। सैम्पलिंग इंटरवल निकालना था और पहले 5 आपने सैंपल निकाला। तो किसने निकाला सैम्पलिंग इंटरवल? कहाँ है पॉपुलेशन? कहाँ है पॉपुलेशन? किधर है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन, टोटल रेवेन्यू इन पॉपुलेशन। उसने क्या पूछा? और नीचे आपको टोटल रेवेन्यू भी दे रहा है और यहाँ पे वो दे रहा है आपको डेविएशन। हाँ जी, कैसे निकाला आपने सैम्पलिंग इंटरवल? 18,000 डिवाइडेड बाय 300। क्या आता है इसका आंसर? 60। और 40 में आपने 60 को ऐड करते जाना था। तो 40 के बाद क्या आना था? 100, 160, 220 ऑनवर्ड्स। उसके बाद वो कह रहा है कि एक्चुअल कंट्रोल डेविएशन बता दें, वेदर द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन कंट्रोल्स। कंट्रोल्स सिर्फ इतने पोर्शन में आपने देखने थे। तो यहाँ पे डेविएशन कितनी आ रही है? 20 की। और मेरे पास टॉलरेबल रेट क्या है? क्या आपका आंसर 6.67 के आसपास आया?
आ रहा था? तो इट मीन्स कि ये इसको क्रॉस कर रही है, तो कंट्रोल्स पे मैं रिलाई कर सकता हूँ? नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मज़ीद सब्सटेंटिव लगाने पड़ेंगे नीचे। अब आपने टेस्ट ऑफ डिटेल में घुसना था, क्या किया घुस के? क्या कैसे निकाला? 30,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 45, क्या आता है आंसर? अनॉमली तो नीचे वाला पॉइंट था, ये अनॉमली को माइनस करके दिया था, ये फिगर अनॉमली के बगैर थी। अनॉमली नीचे पॉइंट डी में आती है, अगर आप नीचे उसको ऐड कर दो तो इट विल बिकम अ परवेसिव मिसस्टेटमेंट। ऊपर वाली इतनी ज़्यादा परवेसिव नहीं है। तो ये सारी बातें आपने 4 नंबरों के लिए करनी है। हमने मांगा भी नहीं। अच्छा जी, नहीं, क्योंकि ऊपर हमने ये दिया हुआ है 1 एक्सेप्शनल केस, यानी कि ये उसमें शामिल ही नहीं है, इसके अलावा फिगर, तभी ये वर्ड दिया था एक्सेप्शनल केस। फिर एक सवाल जिसके अंदर 4-5 पार्ट्स थे और हर पार्ट में एक नया स्टैंडर्ड आपसे टेस्ट किया जा रहा था। इस तरह का सवाल नॉर्मली FR2 के पेपर में होता है। एक बड़ा सवाल होता है, उसके 4-5 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में एक नया स्टैंडर्ड होता है। हमने कहा चलो इसमें ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। क्या किया सवाल का? क्वेश्चन नंबर 6 का छोड़ दिया। हाँ जी, ये डुअल डेटिंग में क्या किया? अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में लेके पहुंच गए थे? कोई है? कोई भी नहीं है? पक्की बात? देखा लाइन निकल आया। ये भी इस सवाल में एक मसला था। अक्सर बच्चे जब इस सवाल को पढ़ते हैं तो इस सवाल में से वो पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स गोइंग कंसर्न और सवाल की जो असल रिक्वायरमेंट है वो छोड़ देते हैं। एडजस्टिंग इवेंट था कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट था? ठीक। और हम फेज 2 में खड़े हैं, फेज 3 में खड़े हैं? फेज 2 में खड़े थे। फेज 2 में खड़े थे क्योंकि रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं हुई थी। हाँ, हमने रिपोर्ट बना ली हुई है, साइन हो गए हैं, मगर अभी तक वो इशू नहीं हुई थी। तो डुअल डेट अगर आती तो क्या डुअल डेट के लिए मैं सारे प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करता हूं? नहीं। तो फिर डुअल डेट को मैं कैसे मेंशन करूंगा? आपको दिखा देता हूं। ये देखें, इस सवाल को आपने करना कैसे था अगर मेरे पास जूम का ऑप्शन आज के दिन में आ जाए। सबसे पहले आपने बताना था कि भाई ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, ये बात बता दी थी। फिर आपने बताया कि ये मटेरियल है या नहीं है? नहीं बताया। ये बात बतानी चाहिए थी। उसने जिम्मेदारी तो पूछी नहीं आपसे, उसने कहा सिर्फ डुअल डेटिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस रखते हुए मुझसे बात करें। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास 2 ऑप्शंस थी, या तो आप सब कुछ क्या कर देते एक्सटेंड, अदरवाइज आप क्या करते डुअल डेटिंग। अगर आप सारा ही एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आपने 20 मार्च तक काम किया है अब आपको वो कहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा? 22 मार्च तक। और फिर रिपोर्ट में एक ही डेट आती, वो डेट कौन सी होती? 22 मार्च। मगर अगर आप डुअल डेटिंग करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आप बताएंगे कि 20 मार्च 2025 एक्चुअल डेट है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्कस्ड इन नोट X विच इज डेटेड 22 मार्च 2025। जी, सवाल को दोबारा से गौर से पढ़ें। डिस्कस हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस दिस, फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल डेटिंग। उसने ये नहीं कहा सिर्फ डुअल डेटिंग, उस पर फोकस रखें और दूसरी बात भी बताएं। इसलिए सर जी, डुअल डेटिंग को अदर मैटर में भी लेके जा सकते हैं?
डुअल डेटिंग को अदर मैटर में आप क्यों लेके जाना चाहते हैं? जब एक रिपोर्ट के अंदर डुअल डेट लगी हुई है तो उसको अलग से बयान करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि इससे आपकी यूज़र की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है तो आप डाल दें, बट ये जजमेंटल है और ये फिर आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा कि मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरे यूज़र की अंडरस्टैंडिंग इस पर बेहतर हो जाए, वो 2 डेट्स दे के परेशान ना हो जाए, फिर जा सकती है कहानी। हाँ जी, 6 से समझ आया? ये वाली, ये वर्डिंग बेसिकली स्टैंडर्ड की है और सेम वर्डिंग किताब के अंदर भी दी हुई है, तो आपको यही वर्डिंग लिखनी चाहिए थी। वो यहाँ पे आ गए ना ऊपर, वो यहाँ पर आ गए ना ऊपर। अच्छा जी, तो 4 AM से फिर 5 में से 2 नंबर आ जाएंगे? यस, 2 दे दूं। कॉम्पो 3 नंबर के लिए आपसे पूछा गया था कि बताएं इनमें से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, और जो नहीं आएगा उसके रीजन बता दो। एक्सप्लेन लिखा हुआ था साथ। पहला वाला आएगा मिसस्टेटमेंट। भाई 5 प्रॉपर्टियां रीवैल्यू हुई हैं, तो इसको सारी की है ना, सारी की होंगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको अलग से हम लिखवाएं या इसका कोई और ऑल्टरनेट मीन भी अवेलेबल है? अवेलेबल है क्या? एक्सपर्ट की रीवैल्यूएशन रिपोर्ट, तो इसके ऊपर अलग से लिखवाने की ज़रूरत उनसे नहीं थी। जब आपके पास एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है तो उसको वो तब होता है जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट मीन्स ना हो। 1 प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड टू द मार्केटिंग डायरेक्टर, ये लिखवाना पड़ेगा, ये आएगा, ये इट वॉज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। द डायरेक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड, और सुन लो, टू मेक प्रोविजन अगेंस्ट अ बैड डेट। डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया। पहला सवाल, क्या इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन बनती है? तो फिर क्या बनता है? ये मिसस्टेटमेंट में जाएगी कहानी। तो हम ये लिखेंगे कि इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंटेशन तो नहीं लेनी, अलबत्ता इसके बेस के ऊपर आपकी ओपिनियन ज़रूर मॉडिफाई हो सकती है, तो इसको हम इस एंगल से देखेंगे, ना कि रिप्रेजेंटेशन के एंगल से देखेंगे। फर्स्ट वाली नहीं होगी ना, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास ऑल्टरनेट एक पूरा किताबचा रीवैल्यूएशन का मौजूद होगा फ्रॉम द थर्ड पार्टी। वो उस वक्त होता है जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट मीन्स ना हो और आपके पास इस वक्त वैल्यूअर की पूरी रिपोर्ट है, तो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। डन? हाँ जी, पार्ट सी, स्टैंडर्ड कौन सा था? मटीरियलिटी, सैम्पलिंग, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दिस वाज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कैसे? देख लेते हैं, देख लेते हैं। मटीरियलिटी सेट हुई कहाँ पे? अलिफ भाई पिछले साल 24 पे थे, अब 25 में है, इसको क्रॉस कर रहा है बेंचमार्क, कंफर्मेशन भेजूं? जरूरत नहीं है, ये मटीरियल बन गया। बे डबल हो गया बैलेंस, क्रॉस भी कर रहा है, भेजनी चाहिए, भेजनी चाहिए। जीम जरूरत है, जीम के बारे में कुछ नीचे भी बताया हुआ है, ये लिक्विडेशन में चलेगी कहानी। दाल जरूरत नहीं है, ये जरूरत है। और अदर कस्टमर्स, नेगेटिव कंफर्मेशन, इनको आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। फिर एक पॉइंट जो कि आई एम श्योर कि आप में से किसी ने भी नहीं लिखा होगा, ये देखिएगा, अलिफ का कितना बैलेंस था? 25,000। और दाल का कितना था? इनके ऊपर अभी आप लोगों ने क्या कहा? कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे। अगर एग्रीगेट भी कर लें फिर भी वो 50 नहीं चाहिए। मगर एक और पॉइंट लिखा हुआ था कि जहां पे ऐसा बैलेंस आ रहा हो कि वो प्योर राउंडेड फॉर्म में हो, तो फिर आपको भेजनी
पड़ जाती है। तो पॉजिटिव बेशक ना भेजें, फिर भी कौन सी जानी चाहिए थी? नेगेटिव जानी चाहिए थी कि जहाँ पे 100% बैलेंस राउंड फॉर्म में हो वहाँ पे देयर इज़ अ डाउट, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट 000 का बैलेंस किसी भी डेटर का नहीं होता, तो वहाँ पे आपको ये भेजनी चाहिए थी। पॉजिटिव ना भेजते मगर एटलीस्ट क्या भेज देते? नेगेटिव कंफर्मेशन भेज देते। तो 3 में से आधा नंबर लगा लो। हाँ जी, मगर बे तो वैसे ज़्यादा हो रहा है ना, इसको तो पॉजिटिव जाएगी। 50 की बेंचमार्क है, 60 का बैलेंस है, क्रॉस कर गए बेंचमार्क को। हाँ जी, नहीं, देखे ना, बे का अपना बैलेंस मेरे बेंचमार्क से ज़्यादा है। मैं 50,000 तक बर्दाश्त करने को तैयार था, जैसे ही फिगर 50 से ऊपर होती है मुझे खत भेजना पड़ेगा। अब वो पॉजिटिव भेजना या नेगेटिव भेजना, बहस उस पर हो रही है। इंडिविजुअल लिखना, क्योंकि एग्रीगेट तो उसने आपको नीचे वैसे भी दे दिया है अदर कस्टमर्स का जिसको आपने नेगेटिव भेजनी थी, ठीक है ना। तो ये खत जब भी जाता है इंडिविजुअल बेसिस पे जाता है। हाँ जी, डन। हाँ जी, अगर नेगेटिव भेजते हैं तो बाकी जो चार्ज लिखे हैं वो भी पूरी होना जरूरी है। यहाँ पे हम तो वो आपने अज्यूम करनी थी कि वो पूरी हो रही हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बताता है कि अगर नहीं बता रहा फिर आप बताएंगे कि अगर तो उसकी अजम्पशंस पूरी हो रही हैं फिर नेगेटिव जाएगी। डन है। 3 नंबर थे, बहुत नंबर होते हैं। हाँ जी, हमें ये नहीं पता चला कंफर्मेशन इसमें मतलब नहीं मेंशन रिक्वायरमेंट्स सर नहीं बात सेट आउट which of the above balance as a minimum the auditor should select for testing। अब इससे ज़्यादा वो क्या बताया? सर जी, सेलेक्ट करे और उसको भी टेस्ट करे। पहला टेस्ट क्या होता है? क्या वो बैलेंस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? उसकी एग्जिस्टेंस को वो वेरीफाई कैसे करेगा? कन्फर्मेशंस। तो पहला स्टेप तो पूरा कर लो। बात समझ आई? सर सिर्फ मेंशन किया हुआ है बस ये जान के तभी तो 15 नंबर का ये सवाल रखा था आपके लिए, ताकि आप लोग टक्कर से मारें, दिमाग को खोलें। वो कह रहे हैं, देखें, ऑर्डर शुड सिलेक्ट फॉर टेस्टिंग। अब सिलेक्शन के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि क्या उसका वो बैलेंस वाकई में उतना है भी या नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो सैंपल तो हो गया ना, उसने सैंपल करके आपको निकाल के दे दिया। अगला स्टेप बताएं। कंफर्मेशन करनी थी, कंफर्मेशन करनी थी। सैंपल भी तो हम रिस्क बेस पे मटेरियलिटी बेस पे हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वो तो उसने करके निकाल दिया आपको। स्टार्टिंग क्वेश्चन ही हुई उसकी, मतलब कि अलग-अलग करके बताया होगा उसने। सर जी, क्या उसने अदर कस्टमर्स को अलग कर दिया? यस सर। इसका मतलब है कि उसने स्ट्रेटिफाई कर दिया। अगर तो वो अदर कस्टमर्स को भी सारा बता रहा होता, इट मीन्स के पता उसने उसको स्ट्रेटिफाई नहीं किया। नेगेटिव वाला हम इसलिए भेजेंगे क्योंकि अगर तो उसका बैलेंस पूरा राउंड में जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमें डाउट है। अब चूंकि बैलेंस इसको क्रॉस नहीं कर रहा 50 को, तो पॉजिटिव तो नहीं जाएगी, फिर क्या जाएगी? नेगेटिव कंफर्मेशन जाएगी। ना यानी कि मैं आधा नंबर भी ना लगाऊं, आधा लगा लूं। हाँ हाँ सर, यहाँ पे उन्होंने लिखा है मिनिमम ऑर्डर कौन से सिलेक्ट करेगा। सर ये अलिफ और अगर दाल ना लिखे तो, क्योंकि वो एग्जैक्टली सामने नहीं आ रहे। तो क्या 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 अच्छा सर, उसने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में कि मिनिमम लीग कौन कौन से पकड़ेगा वो। ठीक है, वो तो 4 ऊपर पक्के हैं ना मिनिमम। ठीक है सर, अलिफ और दाल जो है वो आपने नेगेटिव कंफर्मेशन में लिखा, तो सर वो बेयर मिनिमम में आएगा। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। अच्छी बात है कि आपने लिखा हो, नहीं लिखा तो शायद आधा नंबर कट जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जो 4 थे वो तो आपने बता दिए ना। अच्छा जी, फिर आपसे एग्जामिनर ने कहा कि चलो ऑडिट बहुत हो गया, कुछ और टेस्ट करते हैं। क्या पूछा इसने यहाँ पे? इसने आपसे IS2 पूछा कि IS2 में अगर आपने देखना हो कि लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, तो आप कैसे देखेंगे? तो आपने सिर्फ इसके और कुछ नहीं था करना है इसमें। तो आई गेस ये सवाल भी मैं उन रटे वालों में शामिल कर सकता हूँ। ये इतना लॉजिकल सवाल नहीं था। आए रिपोर्ट्स पे आते हैं। पहले पार्ट सी देखते हैं 4 नंबरों के लिए।
हाँ जी, रेडिट पार्टी है, तो 6 मिलियन का बैलेंस था। मटेरियल है सर। मैनेजमेंट कहती है कि 10 मिलियन की मटेरियलिटी लेवल है तो करने की ज़रूरत ही नहीं। रिलेटेड पार्टी के केस में हमें 100% अश्योरेंस चाहिए होती है। यहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट उसको पूरा नहीं कर रही, इट वुड बी काउंटेड एज मिस्टेक, या क्वालिफाइड होगी या वो अगली पूरी कहानी आपने बता देनी थी। ये तो ओके था ना? नहीं, दोनों बातें बतानी होती हैं। अगर सवाल खामोश होना अच्छी बात है कि दोनों बातें बता दें। सर इसमें सिर्फ इम्प्लीकेशन तो नहीं बतानी थी, उसके साथ उसने एडवाइस कोर्स फैक्टर मांगा तो वो तो आप लिखेंगे ना, वो तो बताएंगे। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, वो मुझे पता है कि आप लोगों को आता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ गलती से। ठीक है, मटेरियलिटी तो 10 थी ना। ठीक है, तो उसका फ़र्क ही नहीं है। रिलेटेड पार्टी के केस में 1 रुपये की ट्रांजैक्शन भी मेरे लिए मटेरियल होती है, क्योंकि वहाँ पे मटेरियलिटी लेवल उस एरिया में अजर्शन वाइज 0 होता है। डन है? हेलो, ओके बात है? ओके, किस में? इसमें कैम क्यों? अगर तो मैनेजमेंट आपको सारी बातें बता देती है और आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बात उसने बता दी, और अगर आपको लग रहा है, सुन लो, अब उसको लग रहा है कि ये यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया बहुत रिस्की है, हमने बहुत काम किया है, वो सारे फिल्टर पूरे होते हैं, फिर कैम डाल सकते हो, मगर उसको साबित करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये नहीं, पढ़ लो, ये पढ़े, पढ़ लो। हाँ जी, पढ़ लिए? सुकून आया थोड़ा सा? डव लिमिटेड में क्या किया? हेलो, डव में क्या किया? स्कोप दो चीजें हैं, स्कोप लिमिटेशन भी है, ये थी गोइंग कंसर्न। इसमें आपने सारा गोइंग कंसर्न का मवाद उठा के इकट्ठा करना। वो जो टेबल आपको दिया हुआ है, अनमॉडिफाइड हो तो क्या होगा, मटेरियल तो क्या होगा, क्वालिफाइड हो तो क्या, वो सारी बातें आपने छापनी थी, बाकायदा छापनी। सो दिस वाज अ कंप्लीट 570 क्वेश्चन, और इसी उम्मीद के साथ कि आपने पार्ट ए भी अच्छा सा किया होगा। तो वो सारी बात बतानी है ना कि अगर नहीं की तो क्या होगा, कितनी की है तो क्या होगा। जो टेबल दिया होगा वो सारा आपने अपनी अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना। हाँ जी, पार्ट ए में क्या किया? अनमॉडिफाइड है या मॉडिफाइड है? क्या उसने डिस्क्लोजर दे दिया? डिस्क्लोजर उसका नहीं है तो अनमॉडिफाइड प्रोविजन देना चाहिए। प्रोविजन आ गई है, और सॉरी ये आ गया, आ गया। अब 37 क्या कहता है कि ये डिस्क्लोजर से हैंडल होता है, नहीं तो प्रोविजन। यहाँ पे जजमेंट आती है ऑडिटर की। अगर तो इससे खुश है तो क्या दे देगा? अनमॉडिफाइड। और अगर वो कहे नहीं, क्या आना चाहिए था? क्या आना चाहिए था? प्रोविजन आनी चाहिए थी। तो फिर क्या करेंगे? अगर वो नहीं माना तो मैं स्टेटमेंट में आ जाएगी कहानी। कैम भी आ सकता है, कैम भी आएगा। तो इसमें जैसा इसमें आपने पूरा 570 छापना था, इसमें आपने 705, 706 विद 701 और कैम की बातें लिखनी थी। पेंडिंग लिटिगेशन है सर जरा पढ़िएगा। लेकिन
सर कैम की सारी शर्तें एक तो नहीं हो पेंडिंग लिटिगेशन है वो कैम की अगर तो अनमॉडिफाइड है फिर कैम आ सकता है। डिपेंड करता है ना कि आप उसको एज अ कैम ट्रीट कर रहे हो या आप इसको यूएमबी ट्रीट कर रहे हो। अगर तो ऑल्टर को लगता है कि नहीं है, वही आ रहा हूँ ना, अगर उसको लगता है कि नहीं ये कैम का मुद्दा है तो वो कैम में लेकर चला जाएगा। अगर उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे हाईलाइट करनी चाहिए, मुझे रिपोर्ट को ख़राब करना चाहिए, तो फिर उसको वो यूएमबी में डाल देगा। दोनों बातें बतानी है। तभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 705 भी लगता है, 706 भी लगता है और 701 भी लगता है और 700 भी लगता है अनमॉडिफाइड के साथ। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, वो भी आपका रिपोर्ट्स का एरिया वीक है। यस सर, रिपोर्ट्स का एरिया भी आपका थोड़ा सा कच्चा पक्का है, इसको भी ठीक कर लें, अभी भी टाइम है आपके पास। फिर एक बहुत ही आसान सवाल था, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये तो बच्चों वाला सवाल था, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू आपको आया होगा। ये आया तो बता दें, पहले वाले में क्या किया? सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ रहा था, तो वो बता देना मुझे। इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और पार्ट 2 में आई गेस मैं इसमें से 4 तो आपको दे सकता हूँ। ये अच्छा किया होगा आप लोगों ने, मुझे आप पे भरोसा था कि ये सवाल आपने अच्छा किया होगा। कुछ अच्छा किया ना किया हो, ये अच्छा किया होगा। फिर एक और सवाल था, अगर आपने गौर से देखा हो तो वो बच्चों वाला सवाल था, जहाँ पे पेपर लेंथी था वहाँ पे सवाल कुछ बहुत आसान भी थे। ये ग्रीन अर्थ, ये एनपीओ था और आपने एनपीओ की सारी बातें उठा के छाप देनी थी। आपको फिर भी एक दफ़ा सोल्यूशन दिखा देता हूँ, नज़रों से गुजार देता हूँ कि शायद ये थी सारी बातें। फंड्स मिस एलोकेशन, कैश हैंडलिंग रिस्क, ऑनलाइन रिलेशंस का मसला, सेग्रीगेशन का मसला, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लें। चलें, मैं जो दिल की तसल्ली के लिए पढ़ लें। सोल्यूशन फ़ौरन दे दूँ, अभी दे दूँ, अभी कर देते हैं। हाँ जी, इतनी बातें लिख ली थी? यस सर, श्योर? यस सर। कुछ मैं करूँगा, कुछ टीम करेगी। अब मेरे बाद जिसका आएगा राम जाने। हाँ जी, ये तो सवाल सही होना बनता है। अगर ये सवाल सही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा इस नाम को ऐड करने का, है ना? हाँ जी, हाँ, कभी कहते सर लेंथी बहुत था, कभी कहते हैं सर ज़्यादा नहीं था। तो भाई मुझे ग्रेड भी तो पूरी करनी थी ना, सवाल को फिट भी करना था, ग्रेड पूरी भी करनी थी। क्या करता फिर? मैंने छोड़ा वाकई में कुछ नहीं है। 1 टेस्ट किया, 2 टेस्ट होने के काबिल था ही नहीं, 3 पूरा टेस्ट हुआ, 4 टेस्ट हो गया, 5 टेस्ट हुआ, 6 टेस्ट हुआ, 7 टेस्ट हो गया, 8, 9, 10 भी टेस्ट हो गए, 9 का कंफर्मेशन भी टेस्ट हो गया, इन्वेंट्री भी टेस्ट हो गई, आरपी भी टेस्ट हो गई, एक्सपर्ट टेस्ट नहीं हो पाया, बस हल्का सा किया था। उसके बाद 13 टेस्ट हो गया, 14 टेस्ट हो गया, 15 आई भी टेस्ट नहीं करता, हमने भी नहीं किया रिव्यू। हाँ जी, ये सवाल जिसमें आपने बताना था 6 कंट्रोल वीकनेसेस विच मे हैव एनेबल्ड द फ्रॉड, क्या क्या निकालनी है? ठीक है, एक एक करके मुझे पता है आप लोग जज्बाती हुए हैं, एक एक करके। हाँ जी, पहला सुन, नो रोटेशन ऑफ स्टाफ। ठीक है, अगला के पॉइंट नया बताइएगा। आफ्टर की बात हो रही है, अनऑथराइज्ड है, क्वालिटी चेक नहीं थी हो रही, इसमें बहुत बातें थी करने को। बेशक मैंने मांगी 6 हैं, इसमें 9 से ऊपर बातें हैं, बातें बहुत ही निकालने वाली अगर आपने निकालनी हो। फिर पहला सवाल देख के थोड़ा सा तो हम खराब हुए होंगे। ये हो गया था, इसका पार्ट ए हुआ था, चले छोटे पार्ट बी को। पार्ट ए किया,
पार्ट ए में कितनी बातें लिखी हैं? 3 तो बातें कंट्रोल की, ये सॉरी 3 तो बातें इसकी थी, इसके अलावा एक और बात थी, परचेज। ये पहुंचा वहां तक? परचेजेस यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हो रही हैं या खराब तरीके से हो रही हैं? खराब तरीके से हो रही हैं। हाँ, तो वो परचेज वाला पॉइंट 1 नंबर उसका था और 3 नंबर किसके थे? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के। तो इस सवाल को मैंने जोड़ दिया था 610 और 520 और रिस्क के साथ, और इसमें आपको दुनिया जहान के स्टैंडर्ड्स नजर आने थे। देखें ज़रा, एक इशू था गोइंग कंसर्न का इस सवाल में, उसके बाद इशू था इम्पेयरमेंट का इस सवाल में, उसके बाद फ्रॉड का इशू था इस सवाल में, फिर फ्रॉड का इशू था, फिर डेफर्ड टैक्स भी था, IS वो भी है, वो यहाँ पे कहीं ये, अच्छा ये भी था, रिसीवेबल्स का मसला भी था इस सवाल में। तो आई वुड लाइक कि अगर ये सवाल आपसे अभी क्लास में नहीं हुआ, एक दफ़ा आज के आज सोने से पहले ये सवाल लाजमी देख लीजिएगा या करके सोइएगा, ताकि आप एक कट ऑफ लगा लें कि अब आज के दिन से ऑनवर्ड्स मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं एग्ज़ाम के लिए। ये ज़रूरी है। मॉक में परफॉर्मेंस अच्छी हो ख़राब हो डजेंट मैटर, ठीक है? मसला आई कैप है। मॉक सिर्फ एक आपको आईना दिखाता है मगर धुंधला। जिसके बड़ा अच्छा पेपर हुआ है उसको ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका बहुत ख़राब हुआ है उसको डीमोटिवेट भी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आप को इक्विप करना है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। जिसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, एक आधा पेपर रहता है, वो तो आज से ही इसके पीछे पड़ जाए। एक आपने ड्रिल करनी है, पूरा पेपर आई कैप का आपने सॉल्व करना है, मगर नॉट इन 3 आवर्स, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स। एक पूरा पेपर पकड़ें, अपने आप को एक कमरे में बंद करें, जस्ट लाइक एन आई कैप इन्वायरमेंट। शीट्स वगैरह अपने पास रखें, एक पानी की बोतल, बल्कि नहीं, आपका तो पेपर भी रमज़ान में होगा तो पानी की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी प्रैक्टिस करें। फिर 2.5 घंटे का अलार्म लगा लें, अपने पास नहीं, बाहर देना है किसी फैमिली मेम्बर को, क्योंकि 2.5 घंटे के बाद आगे मुझसे पेपर छीन लेना, नहीं तो फाड़ देना। तो कुंडी खोल लीजिएगा, कोई नहीं आता। तो ये ड्रिल करना ज़रूरी है, क्योंकि आई कैप के अंदर मसला, बच्चों को बताऊं, सवाल आते हैं, पैनिक हो रहे होते हैं। उस पैनिक स्टेट से निकलने के लिए ये ड्रिल ज़रूरी है, जो कि अब आपको होनी चाहिए। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि यार मुझे चीज़ें ज़बानी आती हैं, मैं देख के समझ लेता हूँ कि हाँ ये वाला रिस्क था, उसको कागज़ पे लेकर आएँ ताकि आपको पता चले कि आप उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जब आप वो अटेम्प्ट कर लें सॉल्व, उसके एग्जामिनर कमेंट्स को खुदारा रीड कर लें। सॉल्यूशन देखें या ना देखें, एग्जामिनर कमेंट्स में वो जो बातें कर रहा है आपसे चीख के, उसको पढ़ लें। तो अगर आप वही गलतियां पेपर में अवॉइड कर देंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स, और यही मसला है, यही दोनों चीज़ें नहीं होती। हाँ, रिपोर्ट का चैप्टर कैसे इंप्रूव होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड परेशान कर रहा है। 705 कर रहा है, 700 कर रहा है, 700 ओवरऑल बड़ा मसला आता है। इसके सवाल जितने कर लें वो आप कर सकते हैं। मज़ीद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, अगर आप लाहौर में ही हैं तो आप एक दफ़ा आके कन्फर्म पूछ लें, अलग से बैठ के बात कर लेते हैं उसके ऊपर। जी क्या? Based on the above information, using analytical substantive procedures, identify the fluctuations and inconsistencies in the above information, including audit risk and risk of fraud, if there is any. Detailed audit procedures are not allowed. तो अगर हमने लिख दी है तो हमें माफ़ कर दो यार, तुम ना लिखना, नहीं इसके नंबर नहीं है, बट ये आपके लिए भी है, आपकी बेहतरी के लिए। अदरवाइज पेपर फिर 105 नंबर का बनना था। ठीक है, ये कर लेंगे, पक्की बात हो जाएगा। ना हुआ, कोई परेशानी आ रही हो
तो ये नंबर भाई का हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, किसी भी टाइम पे परेशान नहीं होना, किसी भी टाइम पे परेशान नहीं होना, ठीक है। अब रात 4 बजे भी मैसेज करेंगे जवाब आ जाएगा, सुबह 2 बजे भी करेंगे आ जाएगा, बस अभी करेंगे तो नहीं आएगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। डन है? उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात अब C5 में होगी और नेक्स्ट टाइम आपकी शक्ल हमें ऑडिट में नज़र, स्पेसिफिकली आपकी हमें नज़र नहीं आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।